हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो वेलकम टू माय चैनल। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज की क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आज की क्लास में हम लोग प्रायद्वीपीय पठार, भारत का प्रायद्वीपीय पठार के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हम पर्वत, उच्च भूमि और नदियों के बारे में भी देखेंगे। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, पर्वत और उच्च भूमि से सभी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आते हैं और वहाँ से 1 से लेकर के 3 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। 1, 2, 3 क्वेश्चन मतलब पूछते हैं। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहना है, जिससे कि मैं आपको जो भी जानकारी इसके बारे में देने वाली हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छी तरीके से समझ सकें। और अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों के सभी डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करिएगा और कमेंट सेक्शन में भी मुझे बताइएगा। अगर आपका कोई सजेशन है तो इससे मुझे आपके लाइक्स और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तो उससे मैं आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट इसी प्रकार से लेकर के आती रहूँगी। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपनी क्लास की तरफ बढ़ते हैं। तो आज हम लोग प्रायद्वीपीय पठार शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्रायद्वीपीय पठार आखिरकार है क्या, इसको प्रायद्वीपीय पठार कहते क्यों हैं। इसका भारत का जो दक्षिण भारतीय भाग है, इसको प्रायद्वीपीय पठार इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो भारत की भूमि है ये 3 तरफ से जल से घिरी हुई है। हम सभी जानते हैं इसके पश्चिमी भाग में, प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी भाग में अरब सागर और पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी और नीचे की तरफ हिंद महासागर है। तो ये 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है, इसीलिए इसे प्रायद्वीप कहते हैं, भारतीय प्रायद्वीप। और पठार इसलिए क्योंकि ये उच्च भूमि भी इसलिए आती हैं यहाँ पर, इसलिए ये पठार कहलाता है। तो अब हम देखेंगे कि प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण कैसे हुआ, यहाँ पे किस तरीके की चट्टानें पाई जाती हैं, इन सब बारे में हम चर्चा करेंगे। पहली बार हम देखते हैं यह प्राचीन गोंडवाना भूमि का भाग है जो आर्कियन काल की चट्टानें हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं गोंडवाना लैंड क्या थी, इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। तो मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पर एक ये पृथ्वी ड्रॉ कर रही हूँ। ये थोड़ा गोला टेढ़ा हो गया है, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। ये उस समय की बात कर रही हूँ मैं जब 7 महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, ठीक है। तो ये जो पृथ्वी का पूरा भाग था इसको पेंजिया कहते थे, ठीक है। ये पेंजिया कहलाता था, मतलब ये जो गोला था ये पूरा पेंजिया कहलाता था। और इसके बीच में एक जलराशि, बहुत बड़ी जलराशि होती थी, इसको पैंथालासा कहते थे। पैंथालासा सागर मतलब समंदर जिसको हम कह रहे हैं, पैंथालासा, ठीक है। अब क्या हुआ, जब कुछ समय बाद प्लेट टेक्टोनिक क्रियाएं हुई, भूगर्भ में कुछ खलबली मची, वहाँ से अंतर्जातीय बलों ने काम किया, तब क्या हुआ, तब हुआ ये कि जो हमारा पेंजिया था, अभी जो मैंने पेंजिया ड्रॉ किया था, पेंजिया बट गया 2 भागों में, कुछ इस तरह से, ऐसे, ठीक है। ऊपर वाला हो गया अंगारा लैंड और नीचे वाला हो गया गोंडवाना लैंड। ये गोंडवाना लैंड, ठीक है। अब मैं इसको एक बार साफ ड्रॉ कर देती हूँ। ये देखो, ऊपर वाला ये कुछ इस तरीके से हिस्सा और नीचे वाला ये जो हिस्सा है ये है गोंडवाना लैंड। अब आप लोग समझो, भारत जो है दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध दोनों में कुछ हिस्सा आता है, पूरी तरीके से तो नहीं है, लेकिन जो प्रायद्वीप वाला हिस्सा है भारत कुछ यहाँ पे ऐसे पड़ता है। तो ये जो हिस्सा नीचे वाला था ये गोंडवाना लैंड थी, ठीक है। तो भारत का ये जो प्रायद्वीप का ये वाला भाग जो दिख रहा है आप लोगों को ग्रीन कलर से, ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। आई होप ये आपको बात क्लियर हो गई होगी। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं।
अगला पॉइंट है, ये कह रहा है यह भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे प्राचीनतम भूखंड है। यहाँ पे एक आर्कियन काल की चट्टानों को समझ लीजिएगा। आर्कियन काल की चट्टानें भूगोल में ना पृथ्वी को उसकी आयु के हिसाब से कई कालों में डिवाइड किया गया है। इसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगी और सारे कालों को आपको पढ़ाऊंगी। आर्कियन काल जो है वो पुरातन काल है, तो उस समय की चट्टानों से ये बना हुआ है, इसीलिए आर्कियन काल की चट्टानें यहाँ पर कहा जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं, गारो राजमहल गारो गैप वस्तुतः राजमहल व मेघालय की पहाड़ियों के बीच के जलोढ़ निक्षेपों द्वारा ढके जाने से निर्मित हुए हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं, ये एक मैंने आप लोगों के लिए मैप बनाया है प्रायद्वीपीय भाग का। इसमें आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैकाल श्रेणी हो रखी है, मैकाल श्रेणी है, ये बताती चलती हूँ मैं, मैकाल श्रेणी। उसके बाद सतपुड़ा है, ये विंध्यन पर्वतमाला है, और उसके बाद ये दक्कन का पठार आ रहा है, ये दक्कन का पठार है। अजंता श्रेणी भी इधर ही आ रही है, बालाघाट श्रेणी आएगी, और ये जहाँ पे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश पड़ता है, यहाँ पे तेलंगाना का पठार होता है। ठीक है, और इस हिस्से को पश्चिमी घाट कहते हैं, और पूर्वी साइड के हिस्से को पूर्वी घाट कहते हैं। और ये नॉर्थ ईस्ट तक जो भी पर्वतमाला है, ये उत्तर नॉर्थ ईस्ट तक तो नहीं, लेकिन उड़ीसा तक जो है ये पूरा पूर्वी घाट कहलाएगा। ठीक बात है। और यहीं पर नीलगिरी पर्वत पड़ता है, नीलगिरी ये यहाँ पे पड़ेगा। यहाँ पे वेम्बनाड झील भी पड़ती है, और ये आपको मैंने अभी जैसा क्लास के शुरुआत में पढ़ाया था, ये अरब सागर हो गया, नीचे ये हिंद महासागर, और ये इस तरफ बंगाल की खाड़ी हो गई। ठीक है, और ये इस तरफ ये तमिलनाडु हो गया, ये केरल हो गया। यहाँ पर हमारा ये इस तरफ यहाँ कर्नाटक होता है, यहाँ पर महाराष्ट्र होता है, यहाँ बीच में गोवा, उसके बाद ये गुजरात पड़ता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अरावली श्रेणी की बात करेंगे अब हम। अरावली श्रेणी क्या है? पालनपुर गुजरात से पालनपुर जो जगह है वो गुजरात में पड़ती है। गुजरात से राजस्थान होकर दिल्ली तक 800 किलोमीटर लंबाई में विस्तृत है। कौन? अरावली श्रेणी। ठीक है, अरावली श्रेणी अब प्रॉपर पर्वत नहीं है, ये घिस गए हैं, तो ये घिस कर जो है अवशिष्ट पर्वतों की तरह से रह गए हैं। ठीक है, यह मुख्यतः पूरा कैम्ब्रियन, मतलब वही प्री कैम्ब्रियन की बात कर रहा है। प्री कैम्ब्रियन युगीन क्वार्टजाइट नीस तथा शिष्ट शैलों से निर्मित है। इसका सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है, जिसकी की ऊंचाई 1722 किलोमीटर अबू की पहाड़ियों में स्थित है। ये राजस्थान में ही स्थित है, जहाँ पर गुरु शिखर है। और यहाँ पर एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट कह लें या जैन मंदिर कह लें, दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है वो भी गुरु शिखर पर ही स्थित है। ठीक है, अगला पॉइंट हम देखेंगे। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? पूरब की ओर प्रमुख नदी बनास नदी है, अरावली से ही निकलती है, पूरब की तरफ बहती है पूर्ववर्ती नदी, जो कि जाकर के अपना जल अरब सागर में विसर्जित करती है, वो बनास नदी है। ये अत्यधिक अपरदित हैं, इरोजन हो चुका है इनका। इरोजन कैसे हुआ है? हवा से जो है, ये एक दिन की बात नहीं होती। अगर किसी पर्वत का, किसी पहाड़ी का इरोजन या अपर्दन होता है तो वो मुख्यतः हवा के द्वारा, जल के द्वारा ही होता है, और इसको करोड़ों साल लग जाते हैं। ठीक है, चूंकि ये सबसे पुराना पर्वत है, इसीलिए इसे प्री कैम्ब्रियन पर्वत भी कहा जाता है। तो इसका इरोजन हो चुका है। दीर्घ काल तक अपर्दन होने के कारण ये अवशिष्ट पहाड़ियों में के रूप में शेष है, मतलब रेजिडुअल माउंटेन्स। अब कोई प्रॉपर शिखर नहीं रह गए हैं, अब थोड़े थोड़े पहाड़ ऊंचे से ही रह गए हैं, चोटियाँ नहीं हैं। इसके पश्चिम में माही और लूनी नदियाँ निकलती हैं। पश्चिम का जो अरावली पर्वत है उसके पश्चिमी क्षेत्र से माही और लूनी नदियाँ निकलती हैं। पूर्व की ओर
प्रमुख नदी बनास है, जो कि चंबल की सहायक नदी है। चंबल की सहायक नदियाँ मैं आपको गंगा नदी तंत्र में पढ़ा चुकी हूँ। चंबल की सहायक नदियाँ, और चंबल जो है यमुना की मुख्य सहायक नदी है। तो यदि आपको यहाँ पर कुछ डाउट होता है तो आप उसे जा कर के गंगा नदी तंत्र में देख सकते हैं। मैं उस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलेंगे, मालवा का पठार अगला आता है। मालवा का पठार, तो मालवा का पठार देखते हैं क्या है। इस मैप पे हम बाद में आएंगे, पहले हम देखेंगे पॉइंट्स को। तो जो मालवा का पठार है, मालवा का पठार लावा से निर्मित पठार है, ठीक है। काली मिट्टी से बना हुआ है। अब लावा कैसा होता है? लावा दो तरीके का होता है, दो तरीके से ऊपर आता है। एक तो ज्वालामुखी उद्गार के द्वारा। ज्वालामुखी उद्गार क्या होता है, मैं कुछ बना देती हूँ। जैसे मान लीजिए ये कोई पर्वत है या उच्च भूमि है, तो जब ज़मीन में नीचे बहुत ही ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, ठीक बात है, इसको समझिएगा। जब ज़मीन में बहुत ही ज़्यादा नीचे प्रेशर हो जाता है यहाँ पर, और गैसें और जलवाष्प बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तो प्रेशर की वजह से ये ऊपर आने लगती हैं और यहाँ पे ताप बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये जो चोटी है, यहाँ से ये कुछ इस फॉर्म में लावा, पत्थर, जलवाष्प, सल्फेट, गैसें, ये सारी चीज़ें जब निकलती हैं तो इसको कहते हैं ज्वालामुखी उद्गार, ज्वालामुखी फटना, ठीक है। अब दूसरा जो टाइप है, दूसरा क्या टाइप है? दूसरा टाइप है कुछ ऐसा, मान लीजिए ये ऐसे है, ठीक है। यहाँ पे ताप और दाब बहुत ज़्यादा नहीं है, ताप है, नीचे दबाव भी है। तो जो लावा है उसको जगह कोई ऐसी नहीं मिल पा रही है कि वो इस जगह से निकले, नहीं मिल पा रही है। बहुत ऊंचा है लावा, वहाँ तक नहीं जा सकता, या लावा उतना ज़्यादा तेज, उसमें गर्मी नहीं है, उसका दबाव उतना नहीं है कि जाकर के इस चोटी के ऊपर से निकल सके। तो लावा क्या करता है कि ये जो उच्च भूमि है, उच्च भूमि में यहाँ पे मान लीजिए कहीं पे थोड़ा कमज़ोर टाइप की ज़मीन मिली, तो यहाँ से दरार डाल पड़ती है, पहले ज़मीन फट जाती है, कुछ दरार पड़ती है। लावा धीरे धीरे रिस कर इस तरीके से ऐसे फैलने लगता है, ऐसे इस तरीके से आने लगता है। तो इस तरीके से जब पठार बनता है तो इसको दरारी उद्भेदन कहते हैं, ठीक है। दरारी उद्भेदन, तो ये इसी चीज़ की बात कर रहा है। दरारी उद्भेदन से जब भी लावा निकलता है तो वो धीरे धीरे निकलता है और धीरे धीरे ठंडा होता है, तो मोटे रवे बन जाते हैं, मोटे रवेदार, और काली मिट्टी होती है। काली मिट्टी की चट्टानें वहाँ पे पाई जाती हैं, और काली मिट्टी ही पठारी भागों में, मतलब लावा से निर्मित पठारों पर पाई जाती है। आगे देखेंगे, इस पे कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट है, इस पर बेतवा, पर्वती, निवज, काली, सिंधु, चंबल नदियाँ प्रवाहित होती हैं। किसके ऊपर? मालवा के पठार की बात कर रहा है, ठीक है, जो आगे यमुना में मिल जाती हैं। यमुना की सहायक नदियों में मैंने ये आपको पढ़ाया हुआ है, मिल जाती हैं। पठार के उत्तरी भाग में चंबल और उसकी सहायक नदियों ने बीहड़ खड्ड के रूप में परिवर्तित कर दिया है, क्योंकि वहाँ पे अवनालिका, अपर्दन या हवाएं या मिट्टी जो है वो इस तरीके की है जो हवाओं के चलने से बहुत ज़्यादा उत्खादित हो चुकी है, बहुत ज़्यादा अपर्दन होता है वहाँ पर। तो वहाँ पे बीहड़ खड्ड, बड़े बड़े खड्ड, बीहड़ खड्ड का मतलब है जहाँ पे वनस्पतियाँ नहीं होती हैं और बहुत बड़े बड़े खड्डे निर्मित हो जाते हैं मिट्टी के हट जाने से, प्राकृतिक रूप से बीहड़ खड्ड के रूप में परिवर्तित कर दिया। यह भारत की सर्वाधिक गली अपर्दित क्षेत्र, मतलब इरोडेड एरिया है। अब हम आते हैं अपने मैप पर, उसमें हम देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे, इसको इस तरफ कर देती हूँ, हाँ। अब ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, एक एक पठार को मैं आपको दिखाते चलूँगी। यहाँ पे ये बुंदेलखंड का पठार, ठीक है। भारत के जितने भी पठार हैं वो मैंने इस मैप में ड्रॉ किए हैं। आप लोग मैप के माध्यम से इसको आसानी से समझ सकते हैं। और जब भी जैसे हम लोग कोई चीज़ चित्र में देख लेते हैं ना, मैप में देखते हैं, तो हमारे दिमाग में फिट हो जाती है। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, जिससे कि फिर आपको आसानी रहेगी आगे पढ़ने में। बुंदेलखंड का पठार, ये यहाँ पे आप लोग ये देखो मैप में, उत्तर प्रदेश कुछ इस तरीके से है, उत्तर प्रदेश का नक्शा कुछ इस तरह से बनेगा। तो जो बुंदेलखंड वाला एरिया है, जो एमपी से सटा हुआ एरिया है, उसको बुंदेलखंड का पठार कहा जाता है, ठीक है। वो आपका हो जाता है बुंदेलखंड का पठार। उसी से लगा हुआ है मालवा का पठार,
और फिर एक ये बघेलखंड का पठार, ये जो बिहार से सटा हुआ हिस्सा है ये बघेलखंड में आता है, ठीक, झारखंड की बात कर रहे हैं। फिर बघेलखंड से थोड़ा सा हटेंगे तब ये छोटा नागपुर का पठार हो जाता है। उसके बाद ये तीनों पठार मालवा, बुंदेलखंड और बघेलखंड ये आपस में एक दूसरे को टच करते हैं, तीनों एक दूसरे को। अब अगला हम देखेंगे, उसी के नीचे आता है दक्कन प्लेटू, ये सबसे बड़ा पठार है, दक्कन का पठार, ठीक है। अब दक्कन के पठार के ठीक नीचे आता है कर्नाटक का पठार, ये देखिएगा। और तेलंगाना जिस जगह पे है इस समय, ये तेलंगाना का पठार हो जाता है। और तेलंगाना से थोड़ा सा ऊपर हम चलेंगे तब ये दंडकारण्य का पठार आ जाता है, ये उड़ीसा के भाग से कुछ लगा हुआ होता है, आंध्र प्रदेश। तो ये तो हो गया हमारे सारे पठार। अच्छा, एक रहता है यहाँ पे शिलोंग का पठार, ये देखिएगा शिलोंग का पठार जो है, शिलोंग का पठार ये रहा, ये नॉर्थ ईस्ट में ये पठार, शिलोंग का पठार जो है ये मेघालय की बात कर रहा है। मेघालय का पठार या शिलोंग का पठार दोनों एक ही बात होती हैं, ठीक। अब नेक्स्ट देखेंगे, अब हम आते हैं छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर के पठार के बारे में देखते हैं। महानदी, सोन, स्वर्णरेखा और दामोदर इस पठार की प्रमुख नदियां हैं। दामोदर घाटी एक भ्रंश घाटी है, रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली क्या है, वैसे मैं ये पृथ्वी की संरचनाओं में पढ़ाऊंगी, लेकिन यहाँ पर शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ कि रिफ्ट वैली क्या होती है। रिफ्ट वैली कुछ ऐसे होती है कि मान लीजिए ये कुछ ऐसे, ये एक तरफ ये पहाड़ है, एक तरफ ये पहाड़ है, ठीक है। इनके बीच से कोई नदी बह रही है और ये चट्टानें हैं, ठीक। तो जब नदी ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है तो उसका वेग प्रवाह बहुत ज़्यादा होता है, तो वो चट्टानों को काटती हुई नीचे जल गिराती है अपना। तो जैसे जैसे जल नीचे गिरता जाता है, धीरे धीरे कर करके चट्टानें घिसती जाती हैं। तो नदी के जल के प्रवाह के कारण जो चट्टानें कट जाती हैं तो एक घाटी बन जाती है, और वो नदी जहाँ से प्रवाहित हो रही होती है तो उस घाटी को ही हम रिफ्ट वैली कहते हैं, भ्रंश घाटी, ठीक है। और ये बनती कैसे है, कुछ ऐसे बनती है कि जब ज़मीन पर ये कोई, जैसे मान लीजिएगा ये कोई ऐसे, ये कोई ज़मीन ऐसे है, ठीक है। तो जब ये वाला हिस्सा ऊपर उठ जाता है, मान लीजिए कुछ ऐसे है, ये 3 पार्ट हैं। अब पृथ्वी की आंतरिक क्रियाओं की वजह से कोई हिस्सा दोनों ये ऐसे करके एक दूसरे से थोड़ा सा हट गए और ऊपर खिसक गए, और ऊपर खिसक जाते हैं, और ये बीच वाला हिस्सा वहीं का वहीं रह जाता है, ये धंसता नहीं है। क्योंकि ये ऊपर खिसकेंगे तो अपने आप यहाँ पे जगह हो जाएगी। तो इस तरीके से रिफ्ट वैली बनती है, ठीक है। यह पठार, यह अगला पॉइंट हम देख रहे हैं, यह पठार खनिज पदार्थों में धनी है। धनी मतलब जो छोटा नागपुर का पठार है वहाँ पर आप लोगों को पता है, वहाँ से कोयला, लोहा, बहुत सारे खनिज पदार्थ पाए जाते हैं और उनका उत्पादन भी किया जाता है। अगला देखेंगे हम लोग, अगला क्या है, अगला है हमारा दक्कन का पठार, ठीक है। ये मैप पर बाद में आएंगे, पहले हम देखते हैं इसको। दक्कन का पठार जो है त्रिभुजाकार पठार पूर्वी और पश्चिमी घाटों से सतपुड़ा, मैकाल तथा राजमहल पहाड़ियों के मध्य 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये मैंने अभी आपको ऊपर दिखाया था, जो दक्कन का पठार है वो त्रिभुजाकार पठार है, ठीक है। अभी मैंने आपको मैप में दिखाया भी था, आप लोग मैप में इसको जाकर के फिर से देख सकते हैं, वीडियो को पीछे करके। तो इसके अब इस मैप को इसमें देख लेते हैं, ऐसे करके समझते हैं। दक्कन के पठार के बारे में बात कर रहे हैं हम। दक्कन, अब एक तरफ ये विंध्यन रेंज है, ठीक है। ये एक तरफ विंध्यन रेंज है, विंध्यन रेंज विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, ठीक है। और दूसरी तरफ सतपुड़ा है। आप लोगों को पता होगा कि सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के बीच में जो घाटी है भ्रंश घाटी है, और नर्मदा
और सोन नदियाँ भ्रंश घाटियों से होकर के बहती हैं। सोन नदी अमरकंटक के पठार से निकलती है और नर्मदा विंध्याचल श्रेणी से निकल करके आती है, जैसा कि आप लोग ये मैप में यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, और सतपुड़ा पे ही ये महादेव हिल्स उसी के नीचे पड़ती हैं, और आके सतपुड़ा माउंटेन रेंज में ही आता है ये मैकाल हिल्स भी उधर ही होती हैं, और तापी नदी महादेव हिल्स के नीचे से जाती है, और अजंता हिल्स सतपुड़ा पर्वत के नीचे पड़ती हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। सतपुड़ा श्रेणी को अब हम देखेंगे। ये सतपुड़ा श्रेणी मैंने आपको दिखाई है, लेकिन अब हम देखते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। इसकी चोटियों को देखेंगे, ऊंची चोटी देखेंगे, और यहाँ से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं, अब हम ये सब देखने वाले हैं। तो सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, जो 1350 मीटर ऊंची है और महादेव पर्वत पर स्थित है। मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर सतपुड़ा श्रेणी मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर और सतपुड़ा श्रेणी की दूसरी ऊंची चोटी अमरकंटक है। अमरकंटक से ही सोन नदी निकलती है, अभी मैंने पीछे बताया भी था, और इसकी ऊंचाई 1066 मीटर है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक देती हूँ, जिससे कि आपको ये याद रहेगा कि जो सतपुड़ा पर्वतमाला है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो एक चोटी नोट कर लीजिएगा, महादेव। एक ट्रिक है ये, महादेव। महादेव को तो सभी जानते हैं, पर धूप पड़ी भाई। ठीक है, अब जब महादेव पर धूप पड़ी, कहाँ पड़ी? सतपुड़ा पर्वतमाला पर महादेव पर धूप पड़ी। तो महादेव से हो गया पर्वत, अब महादेव से हो गया पर्वत, और धूप से हो गया धूपगढ़। सतपुड़ा पर्वतमाला में महादेव पर्वत पर स्थित धूपगढ़ सबसे ऊंची चोटी है। तो ये शॉर्ट ट्रिक आप लोग याद रखिएगा। मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर ये मैं पहले बता ही चुकी हूँ, और सतपुड़ा श्रेणी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है, यहाँ से सोन नदी निकलती है। ठीक बात है, ये मैप है, इस पे हम बाद में आएंगे, इसमें सारी पहाड़ियों को दर्शाया गया है। अब हम आ जाते हैं महाराष्ट्र के पठार पर। महाराष्ट्र के पठार को पुनः 5 सूक्ष्म इकाइयों में बांटा गया है। ये हैं, पहला अजंता की पहाड़ियाँ, गोदावरी घाटी, अहमदनगर बालाघाट का पठार, भीमा बेसिन, महादेव उच्च भूमि। ठीक है, धातव्य है कि उपयुक्त भौगोलिक इकाइयों में महाराष्ट्र के अंतर्गत ही बालाघाट, हरिश्चंद्र श्रेणी और सतमाला पहाड़ियाँ अवस्थित है। ये पहाड़ियों की बात कर रहा है, मैं आपको अभी दिखाई देती हूँ यहाँ पर। ये देखिएगा, ये हो गया आपका, ये हो गया धूपगढ़, और ये गुरु शिखर। ठीक है, गुरु शिखर अरावली पर्वत पे है। ठीक, और ये कालसूबाई पश्चिमी घाट पे है। गोरखनाथ हिल्स भी है, ये भी पश्चिमी घाट में आएगा। महाबलेश्वर का पठार, महाबलेश्वर पश्चिमी घाट में, ब्रह्मगिरी पश्चिमी घाट में, कुद्रेमुख, दोदा बेटा, अनाईमुड़ी और अगस्त्यमलाई ये नीलगिरी पर्वत पर है। ठीक है, और एक ये महेंद्रगिरी, निमगिरी, मलयगिरी और पारसनाथ ये सारा पूर्वी घाट पर है। ठीक है, अब अगला हम देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है। महादेवी बेसिन, महानदी बेसिन होगा ये, महादई बेसिन होगा ये, महादई, यहाँ पे यह होगा महादई। महादई बेसिन क्या है? महादई बेसिन में आता है छत्तीसगढ़ का मैदान, रायगढ़ की पहाड़ियाँ, मैकाल श्रेणी और राजहरा पहाड़ियाँ। ठीक है, अगला देखते हैं उड़ीसा उच्च भूमि। उड़ीसा उच्च भूमि में मलयगिरी, मेघसानी शिखर और महेंद्रगिरी सर्वोच्च शिखर है। ये अभी मैंने आपको महेंद्रगिरी सर्वोच्च शिखर दिखाया था, उड़ीसा उच्च भूमि में ही पड़ रहा है महेंद्रगिरी। ठीक है, अगला देखते हैं दंडकारण्य। दंडकारण्य का पठार अभी मैंने आपको ऊपर मैप में दिखाया था, ये आप लोग फिर से टैली कर सकते हैं। इसका विस्तार उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कालाहांडी पठार और मलकानगिरी पठार पर स्थित है।
तेलंगाना पठार, तेलंगाना तथा रायलसीमा उच्च भूमियाँ, तेलंगाना पठार में रायलसीमा उच्च भूमियाँ, जो अब मैं यहाँ पे आपको समझाती हूँ। तेलंगाना पठार कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तो इसको दो भागों में विभाजित किया गया है। इस ऊपर की तरफ का जो भाग है, दो भाग ऐसे हो जाते हैं। तो रायलसीमा, एक तरफ वाले को रायलसीमा उच्च भूमि बोलते हैं, दूसरी तरफ वाले को तेलंगाना का पठार बोलते हैं। अब कर्नाटक का पठार, कर्नाटक के पठार में कर्नाटक और केरल में मुलायनगिरी बाबा बुदन की पहाड़ियों का सर्वोच्च तथा कुद्रेमुख दूसरी सर्वोच्च शिखर है। बाबा बुदन की पहाड़ियों का जो सर्वोच्च शिखर है वो है मुलायनगिरी, ये कर्नाटक और केरल के बॉर्डर पे पड़ता है। और कुद्रेमुख दूसरे नंबर का सर्वोच्च शिखर है। ये पूछा जाता है कि प्रथम सर्वोच्च शिखर कौन सा है या दूसरे नंबर की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है, तो आप लोग ये बताएंगे। तमिलनाडु का पठार, इसके अंतर्गत जवादी, शेवराय, कलरायन और पचमलाई की पहाड़ियाँ सम्मिलित हैं। अगला देखेंगे पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी बोलते हैं। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है, इस पर क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि पश्चिमी घाट का दूसरा नाम भी बताइए। तो पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में कोंकण एरिया में सह्याद्री कहा जाता है। सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कालसूबाई है। महाबलेश्वर इसकी दूसरी प्रमुख चोटी है। कृष्णा नदी यहीं से निकलती है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर के पहाड़ से निकलती है। दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कुद्रेमुख है। पुष्पगिरी दूसरा सर्वोच्च शिखर है, जिसके पास से कावेरी नदी निकलती है। नीलगिरी एक पर्वत ग्रंथि है। पर्वत ग्रंथि मतलब जहाँ पे दो पर्वत जुड़ रहे होते हैं उसको पर्वत ग्रंथि कहते हैं। जहाँ पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट आपस में आकर के मिलते हैं। इसका सर्वोच्च शिखर दोदा बेटा है। तो नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर कौन सा हो गया? दोदा बेटा। अन्नामलाई पर्वत का सर्वोच्च शिखर अनाईमुड़ी है। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है कार्डमामम पहाड़ियों पर स्थित है। केरल और तमिलनाडु की सीमा पर पड़ती हैं कार्डमामम पहाड़ियाँ, उसमें स्थित है। अब इसमें बीच में यहाँ पर मैं आपको, हालांकि दर्रे मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ, इसका भारत के दर्रों के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग उसको देख सकते हैं। मैं उसका लिंक भी यहाँ पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। लेकिन पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के दर्रे मैं आपको यहाँ पे बता ही देती हूँ, जो आपके लिए फ़ायदा रहेगा, ठीक है। तो पहला है थाल घाट। थाल घाट जो दर्रा है, इसे मुंबई, नागपुर, कोलकाता से रेल और सड़क मार्ग जो है थाल घाट दर्रे से गुजरते हैं। थाल घाट के बाद आता है भोर घाट दर्रा। ये जो है उत्तरी सह्याद्री श्रेणी में स्थित है। मुंबई, पुणे, बेलगांव, चेन्नई रेल मार्ग और सड़क मार्ग दोनों को जोड़ता है। पाल घाट दर्रा नीलगिरी और अन्नामलाई की श्रेणियों के बीच में स्थित है। केरल में स्थित दर्रे से कालीकट, त्रिचूर, कोयम्बटूर और इंदौर के लिए रेल और सड़क मार्ग गुजरते हैं। सेनकोट्टा दर्रा तिरुवनंतपुरम और मदुरई को जोड़ता है। अब हम आते हैं अगला पूर्वी घाट को देखेंगे हम लोग, जिन्हें हम ईस्टर्न घाट्स भी कहते हैं। ये मैप मैं बाद में दिखाऊंगी, पहले थ्योरी पे देख लेते हैं तो मैप समझने में आसानी रहेगी। अच्छा जी, अगला देखते हैं। इसमें पहला पॉइंट है, दक्षिण से उत्तर की ओर इन पहाड़ियों को नीलगिरी, पालकोंडा, नल्लामलाई, जवादी और शेवराय पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। पूर्वी घाट की उच्चतम चोटी विशाखापट्टनम है, जबकि दूसरा सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी है, जो गंजम जिले में स्थित है, ठीक है। अब मैं इस मैप को दिखाती हूँ आप लोगों को, ये ध्यान से देखिएगा आप लोग। यहाँ पे चोटियाँ दिखा रही हूँ मैं पूर्वी घाट की, ठीक है। पूर्वी घाट की चोटियाँ, ओके। अब देखते हैं, हाँ अब ठीक है, अब इस कलर से आपको प्रॉपर समझ में आएगा। सबसे पहले अपन ये यहाँ से चलते हैं। ये देखिए शेषाचलम हिल्स, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ये केरल में पड़ती हैं, ये इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। फिर अन्नामलाई हिल्स यहीं पे, ये यहाँ पे पड़ेगा नीलगिरी के पास ही। कार्डमामम हिल्स ये तमिलनाडु और नीलगिरी की पहाड़ियों पे पड़ती हैं, तमिलनाडु के पास भी पड़ती हैं, मतलब ये बॉर्डर पे हैं। और ये वर्सुंद हिल्स, पलानी हिल्स,
पलानी हिल्स, ये आप लोग सब मेरे साथ नोट करते चलिएगा, जिससे क्या होगा कि आप लोग इनका क्रम पूछा जाता है, वो क्रम जो है आप लोग अच्छे से लगा पाएंगे। पलानी हिल्स हो गया, उसके बाद सिरूमलाई। आप लोग ये समझ लीजिए कि जितना भी मलाई है वो सारा तमिलनाडु में है, और बस एक अनाईमुड़ी है, अनाईमुड़ी वो ध्यान रखिएगा, अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, उसी को मुड़ी बोलते हैं, अदरवाइज सारा मलाई है। उसके बाद आता है पंचमलाई, तो ये दक्षिण से उत्तर की तरफ क्रम बता रही हूँ मैं आपको। शेवराय की पहाड़ियाँ आती हैं, फिर जवादी हिल्स, नगारी हिल्स और पालकोंडा हिल्स। उसके बाद आता है उसके ऊपर उत्तर में पड़ता है वेनुकोंडा हिल्स, नल्लामलाई और नॉर्दर्न हिल्स होते हैं। उसके बाद नयागढ़ हिल्स और गरजात हिल्स पड़ती हैं। अब राजमहल की पहाड़ियाँ अभी हमने ऊपर पढ़ी थी, राजमहल की पहाड़ियाँ ये देखिए, ये यहाँ पर हैं राजमहल की पहाड़ियाँ, ये रहीं राजमहल की पहाड़ियाँ, और रामगढ़ की पहाड़ियाँ भी ये रहीं। ये यहाँ पे हमारा क्या होता है, ये झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के जैसे यहाँ पे पड़ रही हैं। उड़ीसा हिल्स, उड़ीसा के नाम से ये उड़ीसा, यहाँ पर ये उड़ीसा है ना, उड़ीसा होता है, तो रामगढ़ हिल्स, उड़ीसा हिल्स और गरजाट हिल्स ये सारी उड़ीसा में आती हैं। और कैमूर की पहाड़ियाँ ये यहाँ पे पड़ेंगी सतपुड़ा हिल्स के पास। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। उत्तर का विशाल मैदान देखेंगे, ये मैप बाद में देखेंगे, पहले हम इसकी थ्योरी को पढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें आता है भावर क्षेत्र। भावर क्षेत्र में यह शिवालिक के गिरिपद प्रदेश में सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक पाया जाता है। यह 816 किलोमीटर चौड़ा है। इस क्षेत्र में नदियां बड़ी मात्रा में पत्थर, कंकड़ और बजरी आदि लाकर जमा कर देती हैं। इस क्षेत्र में पहुंचकर अनेक छोटी छोटी नदियां भूमिगत हो जाती हैं और अदृश्य हो जाती हैं। यह कृषि के लिए उपजाऊ क्षेत्र नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं, इसलिए उपजाऊ नहीं है। ठीक है, अगला देखेंगे तराई। तराई क्या है? भावर प्रदेश के दक्षिण में उसके समांतर फैला यह प्रदेश 15 से 30 किलोमीटर चौड़ाई में पाया जाता है। भावर क्षेत्र में धरातल के नीचे बहने वाला जल ऊपर बहता हुआ दिखाई देता है, धरातल के ऊपर बहता हुआ दिखाई देता है। यहाँ नदियों का पानी इधर उधर फैलकर दलदली क्षेत्रों का निर्माण करता है। इसकी रचना बारीक कंकड़, पत्थर, रेत और चिकनी मिट्टी से होती है। इसको साफ करके धीरे धीरे खेती के उपयोग में लाया जा रहा है। ठीक है, अगला देखेंगे कांप प्रदेश। यह विशाल मैदान कांप जलोढ़ मिट्टी की ही देन है। यह कांप मिट्टी को दो भागों में वर्गीकृत की जा सकती है। जो कांप मिट्टी है इसको हम दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं, और देखते हैं कौन कौन से दो भाग हैं। पहला होता है बांगर। ये मैं आप लोगों को पिछली क्लास में पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पर पढ़ लीजिए, एक बार रिवीजन हो जाएगा। बांगर यह मैदान ऊंचा भाग है जो सामान्य रूप से नदियों के बाढ़ का जल, जहाँ नदियों के बाढ़ का जल नहीं पहुँच पाता। यहाँ पुरानी कांप मिट्टियाँ पाई जाती हैं, जिनका निर्माण काल मध्य से ऊपर प्लीस्टोसिन युग के बीच में माना जाता है। इसमें कंकड़ के रूप में युक्त चूना युक्त यहाँ पे ये संग्रंथों की अधिकता होती है। संग्रंथ नहीं होगा, ये सरंध्र होगा, सरंध्रों की अधिकता होती है। यह प्रदेश कृषि के लिए अधिक उपयोगी नहीं होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है खादर प्रदेश। यह वह भूभाग है जहाँ नदियों की बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष पहुँचता है। प्रतिवर्ष बाढ़ के जल से यहाँ की मिट्टी नवीन जलोढ़ होती रहती है। यह अपर प्लीस्टोसिन युग से लेकर आधुनिक काल का है। भूमिगत जल का उत्तम संग्राहक है। कौन? खादर प्रदेश। ठीक है, अब हम अपने मैप पर आते हैं। अभी जो मैप मैंने उत्तर का विशाल मैदान आपको दिखाना था, ये देखो, ये उत्तर का मैदान है, उत्तर के विशाल मैदान। इसको मैदान को हम देखेंगे कहाँ से कहाँ तक इसको
रखा गया है, कहाँ से कहाँ तक इसको डिवाइड किया जा रहा है, मैदान के रूप में कहा जा रहा है। उत्तर का विशाल मैदान है ये जो आपका, ये पंजाब से शुरू होता है, ऐसे ही देखना, मैं डॉट्स बनाती चलूँगी। और कुछ भाग इसमें राजस्थान का भी आता है, ठीक है। राजस्थान के बाद ऊपर उसके बाद यहाँ पे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, फिर ये पूरा उत्तर प्रदेश चलता है। बस नीचे वाला हिस्सा जो एमपी से लगा हुआ है, जिसे हम बुंदेलखंड बोलते हैं, बुंदेलखंड दिखाती हूँ मैं आपको, जिसे हम बुंदेलखंड का पठार अभी हमने पीछे पढ़ा भी था। ये ग्रीन कलर वाला, ये उत्तर के मैदान में नहीं आता है, ठीक है, वो पठार में आता है, बुंदेलखंड के पठार में आता है। और ये उसके बाद बिहार का क्षेत्र, उसके बाद ये बिहार से होता हुआ ये नॉर्थ ईस्ट असम तक जाता है यहाँ तक, और ये नीचे उड़ीसा में आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं भावर और तराई किसको कहते हैं। हाँ देखिए, ये पर्वतमाला, ये हिमालय की चोटियाँ चली आ रही हैं, ठीक है। अब शिवालिक श्रेणी जो है यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, यहाँ से मैदानी भाग शुरू हो जाता है। तो मैदानी भाग में क्या हो रहा है, मैदानी भाग में ये देखिए, ये कंकड़ पत्थर जो नदियाँ ला कर के जमा कर रही हैं, मोटे मोटे ये जो दिख रहे हैं, ये क्षेत्र जो कहलाता है, ये भावर कहलाता है। यहाँ पर जल डिसअपियर हो जाता है, अदृश्य हो जाता है, और कंकड़ पत्थर ही रह जाते हैं। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तब कण जो है महीन होते जाते हैं, जैसा कि आप इस यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं, महीन होते जाते हैं, मिट्टी महीन होती जाती है, और नदियों का पानी धरातल के ऊपर आ जाता है, इसे हम तराई कहते हैं, ठीक। अब जब नदी और आगे बढ़ती है, तो यहाँ पे दलदल भी पाया जाता है इसी तराई क्षेत्र में। जब नदी और आगे बढ़ती है तो खादर और बांगर, ठीक है, खादर और बांगर। खादर जो है वो नवीन जलोढ़ होती है, जहाँ पर नदी डेल्टा बनाती होती है, हर साल नई मिट्टी ला करके जमा करती है, वो खादर होता है। और बांगर ऐसा हिस्सा होता है जहाँ पर नदी की बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता है, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो है इकट्ठी हो चुकी होती है। असल में यहाँ पे क्या होता है, नई मिट्टी क्यों नहीं पहुँचती है, बाढ़ क्यों नहीं आती है हर साल, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर पहले से ही ये भूमि इतना ज़्यादा ऊंची हो चुकी है कि नदी का पानी तटबंध तोड़कर वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता है। फाइनली क्या होता है, नदी अपना मार्ग बदल लेती है, या उस तरफ वहाँ तक बाढ़ का पानी पहुँचता ही नहीं है। तो ये कुछ इस तरीके से भूमि जो है डिज़ाइन हो जाती है। और इसके बीच में ये जो हिस्सा है, ये वाला, ये हमारा खादर कहलाता है, ये खादर हो जाता है, ये खादर हो गया, ठीक है। तो ये खादर का हिस्सा है, ओके। और बीच में ये जो खाली जगह है, इसको रिफ्ट वैली अर्थात घाटी कहते हैं, नदी घाटी कहते हैं, ओके। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। अब दोआब बताती हूँ मैं आपको, दोआब क्या होता है। दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है वो दोआब कहलाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मान लीजिए ये इधर से ब्रह्मपुत्र नदी है, ये यहाँ से ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ये गंगा नदी आ रही है, इनके बीच का जो क्षेत्र हो गया ये दोआब हो गया, ठीक है। खादर जहाँ पे ये नदी आ रही है, जब ये नदी बाढ़ लाएगी, यहाँ पे नई मिट्टी लाएगी, जलोढ़ मिट्टी आएगी, तो ये खादर हो गया। बांगर ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा ऊंचा उठा हुआ है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हर साल बाढ़ का पानी नहीं पहुँच रहा है, तो पुरानी ही मिट्टी है, यहाँ पर नई मिट्टी जमा नहीं हो पा रही है, ओके। आई होप आप लोग मेरे साथ साथ ये सब समझते चल रहे होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत आ रही है समझने में, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आप लोगों के सारे डाउट्स दूर करने की पूरी कोशिश करूँगी। इसके बाद आता है जलोढ़ शंकु, शंकु अंतः शंकु, ठीक है, शंकु अंतः शंकु, ये देखिएगा। तो ये क्या होते हैं, हम इनको देखते हैं। जैसा कि आप लोग ये डायग्राम में देख सकते हैं, क्या है कि नदी पहाड़ से आ रही है, ठीक है, ये पहाड़ है, इस तरफ भी दोनों तरफ पहाड़ है, और नदी ये रहा कुछ ऐसे, और नदी ऐसे आ रही है, ये बीच से नदी आ रही है, ठीक है, ये नदी चली आ रही है। अब जब मैदानी भाग आएगा, जहाँ पर आ रही है नदी, इकट्ठी हो रही है, तो नदी की जो धारा है कुछ इस तरीके से फैल जाती है।
अब यहाँ पर ये मिट्टी इकट्ठी होती जाती है ऐसे, और नदी की धार फिर पतली उस तरीके से समय के साथ साथ सीधी बहती आती है। तो ये वाले जो हिस्से हैं इसी को हम शंकु कहते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो शंकु और का निर्माण होता है उसको हम अंतःशंकु कहते हैं। तो चलिए हम आगे थ्योरी में देखते हैं। और इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है इस विशाल मैदान में नदियों के निक्षेपण के परिणाम स्वरूप जलोढ़ पंख, जो ये शंकु होते हैं, जो होते हैं ये शंकु जैसे आकार की जो आकृति निर्मित हुई है, आप लोग देखिएगा ये आकृति, ये वाली दोनों तरफ, इसको जलोढ़ पंख कहते हैं, ठीक है। इसको जलोढ़ पंख कहते हैं। आगे देखेंगे। अथवा शंकु तथा अंतःशंकुओं का निर्माण होता है। हिमालय की घाघरा नदी को छोड़कर बाकी सभी नदियों ने जलोढ़ शंकुओं का निर्माण किया है। उत्तरी बिहार में गंडक और कोसी, झारखंड में महानदी और तीस्ता नदियों ने बड़े पैमाने पर जलोढ़ शंकुओं का या जलोढ़ पंखों का निर्माण किया है। अगला है तटीय मैदान, जिसे कोस्टल प्लेन कहा जाता है। अब हम देखते हैं तटीय मैदान। पहला है पश्चिमी तटीय मैदान। तो पश्चिमी तटीय मैदान गुजरात से गोवा तक के तटीय मैदान को कोंकण तट कहते हैं। गोवा और कर्नाटक के मैंगलोर तट कन्नड़ तट कहा जाता है, और मैंगलोर से कन्याकुमारी तक मालाबार तट। पूर्वी तटीय मैदान को देखते हैं। पूर्वी तटीय मैदान क्या है? पूर्वी तटीय मैदान जो है, पूर्वी मैदान के तट पर कई लैगून झीलें पाई जाती हैं, जिनमें चिल्का झील उड़ीसा में है, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में है, और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। बेसिकली ये बहुत फेमस झील है। यहाँ ये रामसर स्थल भी है, तो आप लोग इनको ध्यान रखिएगा। पूछा भी जाता है कि चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहाँ पर है। जो कि चिल्का झील है ये उड़ीसा में पड़ती है, और लैगून झील पुलिकट कहाँ पर पाई जाती है, जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर पड़ती है। क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट हम देखेंगे, पूर्वी तट कम कटा फटा है। इसी कारण से पूर्वी तट पर प्राकृतिक बंदरगाहों की संख्या कम है। अब हम लोग इसको मैप में देख लेते हैं। ये देखिएगा, ये है कोंकण तट, ठीक है। ये रहा आपका कोंकण तट। मैं ज़रा इंक का कलर चेंज कर लेती हूँ जिससे कि आपको प्रॉपर दिखाई दे कलर। ये है आपका कोंकण तट, ये रहा, ठीक। उसके बाद ये कन्नड़ तट, गोवा के बाद से मैंगलोर तक। उसके बाद ये जो है मालाबार तट, ठीक है। और उसके बाद ये कोरोमंडल हो जाता है, और ये आंध्रा कोस्ट, और ये उत्कल कोस्ट। उत्कल कोस्ट को कहते हैं उड़ीसा तक का जो तटीय क्षेत्र है उसे उत्कल कोस्ट कहते हैं। कई बार एग्जाम्स में इन तटों के नाम पूछ लिए जाते हैं, तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट अगला टॉपिक देखते हैं। ये हमारा द्वीप समूह, तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं।